बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हमने बात करनी है जो कल रात बहरिया टाउन रावलपिंडी के ऑफिस पे रेड किया गया नैब की तरफ से। पंजाब पुलिस भी नैब की तहकीकाती टीम के साथ थी। उसमें ये कहा गया, उसको ये रंग दिया गया, उसके बारे में ये तासुर लिया गया कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, उस सिलसिले में नैब ने पंजाब पुलिस की सपोर्ट के साथ, मामनत के साथ ये रेड किया है। लेकिन आज मामला ऐसा नहीं है। ये वो कहते हैं ना कि खेल बड़ा लंबा है, बहुत बड़ा है। तो ये जो खेल नज़र आ रहा है, ये चीज़ आपको जो नज़र आ रही है, वो ऐसे है नहीं। दुबई में मीटिंग नाकाम हो गई, दुबई कौन कौन पहुंचा, और फिर इस रेड का मकसद क्या है? अगर 190 मिलियन पाउंड के साथ इस रेड का ताल्लुक नहीं है तो फिर किसके साथ है? कौन कौन से कट्टे खुलने वाले हैं? इस पर प्रोग्राम में डिटेल के साथ आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन आज नाज़रीन 29 मई है। 28 मई की बात 29 मई, छुट्टी ख़त्म हो गई। आज बड़े अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही हैं। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं आज अदालत से। गैर शरई निकाह, इद्दत में निकाह का जो केस है, जस्टिस शाहरुख अर्जुमन साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया था। सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिए और इधर से खैबर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी साहब ने। राजा रिजवान अब्बासी साहब के दलाइल तो उस तरीके से मुकम्मल नहीं हुए, वो बाहर चले गए थे। लेकिन फिर प्रोसिक्यूटर ने मुकम्मल किए, उनके जूनियर वकील ने मुकम्मल किए और जज साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया। अब तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस फैसले के महफूज होने के बाद, जिस पर मैंने व्लॉग भी किया, कि ये जो उठ के भंगड़े डाले जाते हैं और दफ भी बजाई जाती है भंगड़े के साथ साथ, कि देखें जी अदलिया पे दबाव डाल दिया, अदलिया पे दबाव डल गया, अदलिया पे इंटरफेरेंस की जा रही है, अदालती अमूर में फ़ैसले पे असरअंदाज होते हैं, अदालती कार्रवाई पे असरअंदाज होते हैं। तो PTI की इत्तेहादी जमातों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर मुकम्मल तौर पे खामोशी, कोई एक्शन नहीं। तो आज जज साहब ने फ़ैसला सुनाना है। इम्कान है कि ये फ़ैसला कोई 12 बजे के करीब या 12 बजे से पहले या 12 बजे के बाद जज साहब की तरफ से सुना दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल फ़ैसला तो अल्टीमेटली जज साहब नहीं करना है। और ये आखिरी फ़ैसला नहीं होगा। इसके बाद फिर खैबर मानिका के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑप्शन भी होगा। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ऑडियो लीक के हवाले से जो नजब साकिब साहब ने पिछले साल PDM की पहली हुकूमत के दौर में एक पटिशन दायर की थी कि उन्हें पार्लियामेंट की कमेटी की जानिब से एक नोटिस जारी करके बुलाया गया है। अब वो कौमी असम्बली भी तहलील हो गई, अब वो पार्लियामेंट की कमेटी, कायमा कमेटी भी नहीं रही, लेकिन केस अभी चल रहा है। हालांकि टेक्निकली, बल्कि टेक्निकली नहीं, लीगली ये जो केस है नजम साकिब साहब का ऑडियो लीक के ख़िलाफ़, ये गैर मौसर हो चुका है, क्योंकि जिस कमेटी ने नोटिस करना था वो कौमी असम्बली के साथ वो भी तहलील हो चुकी है। और इसके साथ नाज़रीन, नजम साकिब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे हैं, इनके साथ बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसर साहब की जो ऑडियो लीक हुई, उसकी दरख्वास्त भी है। तो आज जैसे बाबर सत्तार साहब ने, उन्होंने इस केस की समाअत करना है। इसमें PTA को बुलाया गया है, इसमें भी एजेंसियों को रिपोर्ट का कहा गया है, मैकेनिज़्म पूछा गया है कि कैसे सर्विलेंस होती है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है। तो इस पर आपको याद होगा कि एक बाबर सत्तार साहब का वो एक लेटर का एक छोटा सा पोर्शन भी पब्लिक हुआ था कि मुझे कहा गया है कि आप बैक ऑफ कर जाएं। उस पर टेलीविजन चैनल का मौक़िफ़ आया था कि बैक ऑफ करने का किसी ने नहीं कहा। हाँ, अलबत्ता ये रिक्वेस्ट ज़रूर की गई है कि आप इस केस की हेयरिंग इन कैमरा कर लें। आप जो पूरा ये सिस्टम देखना चाहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, दहशत गर्दों के मोबाइल फ़ोन के हवाले से भी रिकॉर्डिंग होती है, उनके मामलात को भी देखा जाता है, इंटरसेप्शन की जाती है, तो आप इन कैमरा कर लें। और इसमें नाज़रीन कोई कबाहत नहीं होती इन कैमरा प्रोसीडिंग में। आप इन कैमरा आपने ही सुननी है, ये नहीं कि इन कैमरा प्रोसीडिंग किसी और ने सुनी, जज साहब ने सुनी है, और सुनने के बाद वो आके कह सकते हैं कि अब हेयरिंग ओपन होगी। और ओपन हेयरिंग में कह सकते हैं कि ये फजूल एक्सरसाइज थी, इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए थी। तो जज साहब के पास
बड़े वसी अख्तियारात होते हैं। तो आज इस केस की समाअत भी होना है। इसके अलावा नाज़रीन, लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के हवाले से भी आज अहम मुकदमा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और नोटिस कर रखा है वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ को। आज़म तारड़ साहब तो पेश हो जाएंगे, कमज़ोर पसली है, सियासतदान है, सियासी शख्सियात तो पेश हो जाती हैं। दूसरी तरफ सेक्टर कमांडर ISI को, सेक्टर कमांडर IB को, अपना MI को और डायरेक्टर IB को नोटिस जारी कर रखा है। अब देखते हैं कि आज, बल्कि पुलिस को यह भी कहा गया है कि सेक्टर कमांडर ISI का बयान रिकॉर्ड करके आज की समाअत में पेश किया जाए। तो आप देखते हैं इस केस की समाअत में क्या होता है, कौन आता है, किसकी तरफ से एग्जेम्पशन या गैर हाज़िरी की दरख्वास्त आती है, और फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब जिन्होंने इस प्रोसीडिंग को लाइव दिखाने का भी कह रखा है, तो आज लाइव दिखाई जाएगी और क्या हुक्मनामा पास होता है। इसके अलावा नाज़रीन, NA 46 जिसकी समाअत कल होनी थी, तो कल तो 28 मई की छुट्टी कर दी गई, आम तातील थी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NA 47 जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, जिससे तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला, वो शोएब शाहीन की दरख्वास्त पर अपील पर समाअत करने जा रहा है। तो इसमें भी अहम रिमार्क्स, अहम अदालती कार्रवाई, अहम हुक्मनामा सामने आ सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, PTI के सेक्रेटेरिएट को सील करने के खिलाफ जो उमर अयूब साहब की दरख्वास्त है, उस पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। उमर अयूब साहब की दरख्वास्त है, शोएब शाहीन साहब वकील हैं। इसके अलावा PTI को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त ना देने पर सेक्रेटरी दाखिला व डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन पर समाअत होगी। और सबसे अहम मुकदमा नाज़रीन, सबसे अहम मुकदमा ये है कि अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा के नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ जो PFUJ की दरख्वास्त है और जो हमारी दरख्वास्त है प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जो इस्लामाबाद के कोर्ट रिपोर्टर की दरख्वास्त है, उस पर आमिर फ़ारूक साहब समाअत करने जा रहे हैं। तो आज इस समाअत में भी अहम हुक्मनामा सामने आ सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, जिसकी गिरफ़्तारी पुलिस को लगता है कि बज़ाहिर महंगी पड़ी है। कैसे नाज़रीन महंगी पड़ी है कि जब पुलिस ने उनकी गिरफ़्तारी की, उसमें तो सरदार तनवीर इलियास साहब जो थे, उनको गिरफ़्तार किया, अदालत में पेश किया गया, लेकिन जो मुद्दई थे टीपू सुल्तान, उनके साथ सुलह हो गई सरदार तनवीर इलियास साहब की, और फिर उनको उस केस में जज साहब ने 50,000 के ज़र ज़मानत के एवज़ जो है रिहा करने का हुक्म दे दिया। लेकिन उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि सरदार तनवीर इलियास साहब 3 बजे से पहले 12 बजे उनकी ज़मानत हुई। 3 बजे वो थाने में मौजूद थे। ज़मानत का तमाम रिकॉर्ड थाने को दे दिया गया कि तनवीर इलियास साहब को रिहा कर दिया जाए, लेकिन सरदार तनवीर इलियास को रिहा नहीं किया गया। घंटों इंतज़ार उनको करवाया गया, 9 घंटे तक। और फिर नाज़रीन जब रात के 12 बजे तो सरदार तनवीर इलियास को FIA के हवाले कर दिया गया। अब FIA ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ यह मुकदमा बनाया कि इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं। ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनने के बाद जो उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वापस करना था, वो इन्होंने वापस नहीं किया, बल्कि उनका उस पासपोर्ट का इन्होंने इस्तेमाल किया, सऊदी अरब गए। अब ये पासपोर्ट नहीं दे रहे, इनका जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो उस पर तनवीर इलियास साहब के वकला ने कहा कि अगर पासपोर्ट लेना है तो पासपोर्ट पे, अगर उन्होंने कोई सफ़र किया था डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे, तो वो सऊदी अरब का किया था। और जहाँ तक पासपोर्ट रिकवर करने के अगर जिस्मानी रिमांड लेना है, तो हम पासपोर्ट हमारे पास है, हम वापस देने के लिए तैयार हैं। और ये पासपोर्ट ऑलरेडी ये कैंसिल कर चुके हैं, ये कैंसिल शुदा पासपोर्ट है। लेकिन बहरहाल वो जिस्मानी रिमांड हुआ, जिस्मानी रिमांड के 3 दिन के बाद पेश किया गया, तो उस केस में भी, FIA के केस में भी सरदार तनवीर इलियास साहब की ज़मानत हो गई। अब जब उनकी रिहाई के लिए अडयाला जेल पहुँचे, तो फिर दोबारा से उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई सरदार तनवीर इलियास साहब को। तब सरदार तनवीर इलियास ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रुजू किया था कि उनके खिलाफ़ कितने मुकदमात हैं, उन मुकदमात की तफसीलात दी जाएँ। उस नाज़रीन केस की हेयरिंग के दौरान आमिर फ़ारूक साहब ने ये पूछा इस्लामाबाद पुलिस से कि ये 3 बजे जब इनकी ज़मानत हो गई थी, तो आपने घंटों क्यों इंतज़ार कराया, आपने सरदार तनवीर इलियास को वहाँ पे क्यों रखा? क्या आप FIA का इंतज़ार कर रहे थे कि FIA वाले आएँ, सरदार तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ केस बना के आप तनवीर इलियास को उनके हवाले कर दें? तो वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो आज अदालत में पेश होगा
हो सकता है कि इसमें भी कोई चीज़ निकल आए और फिर पुलिस को बताना पड़ जाए कि उन्होंने 9 घंटे तक सदात तनवीर इलियास को ज़मानत के बावजूद क्यों थाने में रखा। वैसे नाज़रीन ख़बरें ये भी चल रही हैं कि सदात तनवीर इलियास साहब के ख़िलाफ़ कोई नया मुकदमा तैयार किया जा रहा है। चलें, ये तो नाज़रीन चीज़ें चलती रहती हैं। अब आ जाते हैं जो बहरिया टाउन का मामला है। नाज़रीन बहरिया टाउन के हवाले से नाज़रीन आप तो एक तो आपको बता दें कि ये जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं ना कि 190 मिलियन पाउंड के हवाले से वहाँ पे छापा मारा गया, रेड किया गया रावलपिंडी बहरिया टाउन के दफ्तर में, इस सारे मामले का 190 मिलियन पाउंड के साथ अगर कोई ताल्लुक़ हुआ भी तो वो नाज़रीन इतना सा होगा, सिर्फ इतना सा, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में रेफरेंस फ़ाइल है, तहकीकात इंक्वायरी मुकम्मल है, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं। मलिक रियाज, शहजाद अकबर, फर्रा गोगी, जुल्फ़ी बुखारी इस केस में इश्तिहारी हैं। लेकिन अब ये जो रेड हुआ ये सिर्फ बहरिया टाउन रावलपिंडी में नहीं हुआ नाज़रीन, ये जो बहरिया इनकलेव का इस्लामाबाद का ऑफिस है बहरिया टाउन का, वहाँ पे भी रेड किया गया। वहाँ से भी फ़ाइलें कलेक्ट की गई, कब्ज़े में ली गई और कंप्यूटर का जो डाटा है वो भी कब्ज़े में लिया गया, रावलपिंडी से भी लिया गया। ये नाज़रीन मामला बड़ा लंबा है। 190 मिलियन पाउंड वाला तो पीछे रह गया कि ये बहरिया इनकलेव की ज़मीन कैसे ख़रीदी, कैसे बहरिया इनकलेव बना, इस पे भी ज़राए बताते हैं कि मलिक साहब का घेरा तंग हो रहा है, इस पे इन्वेस्टिगेशन। और इसके अलावा जो 460 बिलियन का केस है, अरब का केस है, 460 अरब मलिक साहब ने सुप्रीम कोर्ट को देने थे सिंध की ज़मीनों के एवज़, सिंध के अवाम की ज़मीनों के एवज़ 460 अरब देने थे, वो मामला भी अपनी जगह पे मौजूद है। उसका रेफरेंस भी आलमोस्ट तैयार होने वाला है, तो उस सिलसिले में भी ये रेड हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन चंद रोज़ पहले जो मलिक रियाज हुसैन साहब ने ट्वीट किया कि ओवर माई डेड बॉडी, हमने माजी में नाज़रीन देखा कि मलिक साहब आज जो कह रहे हैं कि मैं किसी का सियासी प्यादा नहीं बनूंगा, तो माजी में हमने देखा कि यही मलिक साहब हुआ करते थे। अच्छा, एतजाज़ हसन साहब जो रेवोल्यूशन का इस्तारा बनते हैं वो मलिक रियाज हुसैन के वकील होते हैं, अज़हर सदीक़ साहब मलिक साहब के वकील होते हैं, और भी आपको बड़े बड़े नाम मिलेंगे, अली ज़फ़र साहब, ख्वाजा तारिक रहीम साहब। अब मलिक साहब माजी में हमने देखा कि नैब से बड़ा उनकी बड़ी दोस्ती होती थी। ये 2011, 12, 13 की बात करें, जब चौधरी निसार साहब से पहले, मतलब 2013 से पहले, तब मलिक साहब पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान साहब। तब मलिक साहब को जो डर खौफ होता था वो पंजाब एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट का होता था, यानी पंजाब का जो महकमा है एंटी स्टैब्लिशमेंट का, उसका बड़ा डर खौफ होता था। तो मलिक साहब अदालतों में दरख्वास्तें देते थे कि मेरे ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी करे, नैब मेरे ख़िलाफ़ तहकीकात करे। आज वो नैब मलिक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़ रेड कर रहा है, छापे मार रहा है, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हासिल किए जा रहे हैं। यानी जो कंफर्ट जोन था मलिक रियाज हुसैन साहब का बहरिया टाउन, अब वो शायद उनका कंफर्ट जोन नहीं रहा। लेकिन आज ये जो ट्वीट था मलिक साहब का ओवर माई डेड बॉडी, जिस पे जावेद चौधरी साहब ने भी कहा कि ये कोई अच्छा मशवरा नहीं दिया, और बात बिल्कुल ठीक है। 2 साफ़ी भी गए पाकिस्तान से, सलीम साफ़ी साहब और मोहसन बेग साहब, जावेद चौधरी साहब ने भी बताया, उन्होंने जाके मशवरा दिया मलिक रियाज साहब को। लेकिन गारबन मलिक रियाज साहब के कान में किसी ने ये फोंक डाल दी है या ये बात डाल दी है कि जनाब इमरान खान आ रहा है। खान साहब के इस बात के ऊपर कि वो आ रहे हैं, मलिक साहब कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन उनको समझाने वाले समझा रहे हैं कि मलिक साहब ये लड़ाई बड़ी है। पहले जो आप बीच में चीज़ें आप करते थे, देखते थे, आपका किरदार होता था, वो चीज़ें नहीं रहीं। अब चीज़ें वो ना गुंजल जाना पेचीदा हो गई हैं। अब ख़बरें तो ये भी चल रही हैं कि जरदारी साहब आंखों का इलाज कराने दुबई में हैं, यूएई में हैं, वहाँ पे उनकी मलिक साहब के साथ मुलाकात हुई। अब वो 190 मिलियन पाउंड जो सुप्रीम कोर्ट में आए थे वो वफाकी हुकूमत को मिल चुके हैं। जो बाकी मलिक साहब ने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए थे वो सिंध हुकूमत को मिल गए हैं।
यानी 190 मिलियन पाउंड वफाकी हुकूमत को, और बाकी जो मलिक साहब ने इंस्टॉलमेंट में जमा कराए वो सिंध हुकूमत को मिले हैं। सिंध हुकूमत जरदारी साहब की है। जरदारी साहब और जनाब मलिक रियाज साहब बड़ी दोस्ती है, बड़ा रिलेशनशिप है, बड़ा ताल्लुक़ है, वास्ता है। मलिक रियाज साहब का जेट चलता है। मलिक रियाज साहब बिलावल हाउस लाहौर बना के देते हैं। तो मलिक साहब कहते हैं कि उनको, जैसे 2 साफ़ी पहले गए थे मुबैना तौर पे, उन्होंने भी यही कहा कि मलिक साहब आप चीज़ों को देखें और संजीदा लें, ये गैर संजीदा मामला नहीं है। और बताने वाले ये भी बताते हैं कि फ़रा गोगी साहबा भी, वो भी यूएई में हैं, इन टच हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं, ये दावा है, मैं मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि एहसन जमील गुज्जर जो कि फ़रा गोगी के हस्बैंड हैं, वो भी ज़राए दावा करते हैं कि वो भी मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं। और जैसा कि मुख्तलिफ़ साफ़ियों ने ट्वीट्स भी किए हैं, ज़ाहिद गशकोरी साहब ने भी और कुछ और लोगों ने भी, कि जून में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, दुबई से लोग डीपोर्ट होंगे, डीपोर्ट करके यहाँ पे इंकशाफात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा कोई रेड वारंट के लिए इंटरपोल के ज़रिए किसी को बाहर लाने के वाले से लिखा नहीं गया। तो अगर कोई आएगा तो फिर वॉलंटरली आ सकता है, लेकिन ताकत या कानून का ऑप्शन इस्तेमाल करके अभी तक किसी को वापस लाने का फ़ैसला नहीं किया गया। लेकिन जो इशारे नाज़ी मिल रहे हैं वो 3 लोगों की तरफ हैं, मलिक साहब, फ़रा गोगी और एहसन जमील गुज्जर, कि किसी की वापसी हो सकती है और वो रज़ाकाराना तौर पे होगी, यानी ख़ुद से आएंगे, उनको ताकत के इस्तेमाल से नहीं लाया जाएगा। तो देखते हैं, ये चीज़ें चल रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सारी अभी क्या सराइयाँ पक्की खबर का रूप कब धारती हैं, या पक्की खबर या पक्की डेवलपमेंट कब होती है, तो ज़्यादा दिन नहीं है इसमें। अल्लाह करे अच्छी डेवलपमेंट हो। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।